हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सनमो और आप सबका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पर। और मैं आज ये किसी की शादी की स्पेशल ओकेशन पे ये उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना रही हूँ। मतलब उसके लिए एक स्टोरी बना रही हूँ, उसकी शादी को डेडिकेटेड, उसके लिए गिफ्ट। ये आप में से ही कोई एक है जिसकी मतलब जो है दो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे वीडियोस देखते हैं एंड मुझे फॉलो भी करते हैं। सिर्फ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में नहीं करते, बदमाश कहीं के, नॉटी नॉटी। फिर भी मतलब उसमें से एक ने मुझे बोला कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी वीडियोस देखती है और उसे लाइक भी करती है एंड वो चाहती है कि उसके शादी के स्पेशल मैं ये वीडियो बनाऊं। और उसने मुझे स्टोरी भी सजेस्ट करी थी। स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है, मतलब पूरी स्टोरी मेरी है, बस आइडिया उसकी है। मतलब वो एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में फंस गई है और उसे शादी करनी पड़ रही है। मतलब वो पहले राज़ी नहीं थी, बट उसे लड़का पसंद आ गया और उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड था। उसके पापा ने मना कर दिया उसके साथ शादी करने के लिए और वो भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि पापा की इज्जत आ जाती है। तो कुछ ऐसी ही टाइप की स्टोरी ये भी होगी। वो अपना सिचुएशन समझाना चाहती है बस, बट मेरी आवाज़ में। पहले ही बता देती हूँ, ये पूरी की पूरी स्टोरी मेरे इमेजिनेशन में बेस्ड है। बस जो इंसिडेंट है, मतलब जो सिचुएशन है, वो उनके रियल स्टोरी से मेल खाती है। और मैं बताना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में अगर आपको कीर्तन सुनाई दे रहा है तो सच में सुनाई दे रहे हैं, आपके कान नहीं बज रहे हैं। क्योंकि हमारे घर के बाहर कीर्तन हो रहे हैं, मतलब थोड़ी दूर में, 500-600 मीटर दूर। और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और घर के बगल वाले घर में उन्होंने जो है लगाते हैं ना, वो जहाँ से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, समझ गए होंगे आप। तो वो लगा दिया है जिस वजह से और भी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। फिर भी मैं अपने आप को बंद करके कर रही हूँ, इसी वजह से साउंड थोड़ा सा कम आएगा। जितना मैं सुन पा रही हूँ, मतलब बाहर जैसे सुन पा रही थी वैसा नहीं सुन पाएंगे आप। क्योंकि वो लड़की बंगाली है तो उसने मुझे बोला कि शादी बंगाली स्टाइल में रखना चाहिए तो अच्छा होगा। अगर मैं कर सकी तो मैं कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे बंगाली सीरियल्स देख रखे हैं तो मैं उसी स्टाइल में बनाऊंगी। कहानी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पटाखे फूट रहे थे, बहुत लोग ढोल बजा रहे थे, 3-4 लोग, 2 लोग सनाई बजा रहे थे एंड कुछ औरतें घर के बाहर निकली हुई थी। एक के हाथ में शंख था और 2 ऐसे ही खड़ी हुई थी। 2-3 अनमैरिड लड़की भी थी और उसके साथ थी एक औरत जो कि मिडिल एज की थी। उसके हाथ में एक कूलो होता है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए थे, जैसे दीप, केले और भी बहुत सारे। और 2-3 औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने अपने हाथ पे थाल लेकर खड़ी थी और बहुत ही बेसब्री से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे दूल्हे का आने का। फिर दूल्हा बारात के साथ घर के अंदर की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद जिसके हाथों में कुलो था वो जाती है एंड उसको बॉरन करती है, मतलब जो आरती करते हैं ना उसे बांग्ला में बॉरन बोलते हैं, तो उस स्टाइल में करती है, बंगाली स्टाइल में। पहले वो औरत सारे रिवाज निभाती है, फिर एक एक करके और भी जो है औरतें आने लगती हैं जो कि मैरिड थी। फिर आते हैं जो अनमैरिड लड़कियां वहाँ पर खड़ी हुई थी। उनके हाथों में था एक मिठाई का प्लेट और एक ग्लास में पानी था। वो लेकर जाते ही उस दूल्हे का मुंह का रंग उड़ गया था। बिकॉज हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज होता है कि मिठाई में तो कुछ गड़बड़ होता ही है अगर साड़ियाँ लेके आ रही तो वो थी दूल्हे की होने वाली साड़ियाँ। अब मिठाई में क्या झोल है ये सोचते सोचते जो है दूल्हे का पसीना आना स्टार्ट हो गया था। और सालिया भी ऐसे मुस्कुरा रही थी कि कुछ तो है उस मिठाइयों में। खाने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं दूल्हे साहब, फिर भी रिवाज तो रिवाज होता है तो वो तो करनी ही पड़ेगी। फिर मिठाई खिलाई जाती है। पहले जो सबसे बड़ी थी हाइट में वो खिलाती है, तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता। फिर दूसरी वाली जो है वो भी खिलाती है, उसमें भी कुछ नहीं निकलता। फिर जो है लास्ट वाली वो भी खिलाती है पर कुछ नहीं मिलता उसमें भी। ये देख कर दूल्हे महाराज तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरी साड़ियाँ कुछ नहीं करेगी मेरे साथ। बट अब आता है ट्विस्ट, पानी खाने का बारी, मतलब जहाँ पर जल दिया जाता है। फिर वो पानी लेकर जो है दूल्हे राजा के हाथों में देती हैं वो लड़कियाँ। फिर वो पीने लगता है वो पानी। पानी में ही था गड़बड़, क्योंकि मिठाइयों पे तो सब करते हैं, हम करते हैं पानी में। मैंने पर्सनली बहुत बार किया है ऐसा कि मिठाइयों में कुछ नहीं मिलाओ, पानी में मिलाओ, क्योंकि उस पर किसी का शक नहीं जाता। बहुत हंसी आती है मुझे याद आते हैं तो। दूल्हे को मंडप पे ले जाया जाता है और जो सालियों की टीम थी उनमें से जो सबसे बड़ी थी वो जाती है अपनी बड़ी बहन के कमरे में। हम नाम बता देते हैं इनके। इस बार का मेन कैरेक्टर होगी आरुषि और साइड कैरेक्टर होगी आयुषी। मतलब छोटी बहन आयुषी है, बड़ी बहन आरुषि है। और इस स्टोरी में ये दोनों सिस्टर्स हैं। और हाँ, मैं तो नाम बताना ही भूल गई इस स्टोरी का। इस स्टोरी का नाम है बेवफा सनम। इसी बात पे चलो ले जाते हैं इनके प्रेमी की तरफ। एक लड़का, हाँ रोहन है, और वो एक तालाब के बगल में बैठा हुआ था और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है जो कि वो पिए जा रहा था। एकदम थोड़ा सा ही बच गया था और बहुत ज़्यादा रो रहा था आसमान की तरफ देखते हुए। और वो मन में सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हमेशा हमेशा किस्मत ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। ये सोचते सोचते वो वहाँ पर घास पे लेट जाता है। उसके बाद फिर से रोने लगता है और वो जो है बहुत ज़ोर से नहीं रो रहा था, एकदम बिना आवाज़ किए बस आंखों से पानी टपक रहा था। उसके आसपास में जो घास थे उन पे जा रहा था, जैसे कि कोई पानी छिड़क रहा है वो।
फिर हम जाते हैं, चलिए आयुषी की तरफ। आयुषी जाती है आरुषि के कमरे में। आरुषि के कमरे में जाते ही वो देखती है कि आरुषि बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी होकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी बट फिर भी करनी पड़ रही थी। खैर क्या ही कर सकते हैं, लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, ये उनके लिए नॉर्मल सी बात है कि 90% गाँव की लड़कियां, मैं बात कर रही हूँ जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी बात कर रही हूँ, उनके साथ ऐसा ही होता है। इवन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद भी किसी किसी के साथ ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। जिसके साथ हुआ है वो मत पूछना, बट होता है। ये बहुत ही मतलब नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अपने लवर को छोड़ो और किसी और से शादी करो, इवन तो वो कितना भी कैपेबल हो, ऐसा होता है। तो ठीक है, हम कहानी पे वापस आते हैं, जहाँ पर आरू के कमरे में आयुषी गई थी और आरू बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बैठी थी बेमन से, जैसे उसकी शादी करने का मन नहीं हो। वो जाती है और उसके हाथ को पकड़ती है, मतलब आयुषी आरू के हाथ को पकड़ती है और देखती है उसके हाथ की तरफ थोड़ी देर। फिर वो आरू की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हारा हाथ में तो आलता और कॉल का मिक्स हो गया है, मैं ठीक कर देती हूँ। फिर वो जाती है, एक बॉक्स लेती है और उससे वो एक वाइट कलर की लिक्विड वो लगाने लगती है उसके हाथ पे, क्योंकि उसका डिज़ाइन बिगड़ गया था। फिर बोलती है कि इसे सूखने दो थोड़ा सा, वरना ये फैल जाएगा फिर से। फिर वो फ़ैन के पास ले जाती है उसके हाथ और सुखाने लगती है, मतलब सीलिंग फैन चल रहा था उसके नीचे। उसी बीच आयुषी का फ़ोन बजने लगता है। वो देखती है एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है, उसे वो उठाती है फ़ोन, मतलब कॉल रिसीव नहीं करती, बस उसे पिक करती है। फिर देखने लगती है और बोलती है कि ये नंबर किसका हो सकता है, और उसका लास्ट 3 डिजिट बोलती है, और ये बोलकर वो उठा लेती है कॉल, मतलब रिसीव कर लेती है। और ये जो लास्ट 3 डिजिट थे, इससे आरू को समझ आ गया था कि ये रोहन कॉल कर रहा है, बिकॉज ये उसी का नंबर था। ये देखकर जो है आरू काफ़ी गौर से देखने लगती है आयुषी को, जो कि कॉल पर बात कर रही थी। वो बोलती है, हेलो कौन है। ये सुनकर दूसरी तरफ का जो बंदा होता है, मतलब रोहन, वो रोने लगता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ तुम कुछ करो, प्लीज़ मुझे उससे बात करने दो। ये सुनकर आयुषी बोलती है, कौन है आप और किससे बात करनी है। फिर वो रोहन बोलता है कि मुझे आरू से बात करनी है, मैं रोहन बोल रहा हूँ, तुम पहचान नहीं पाई मुझे। ये सुनकर आयुषी बोलती है, तुमने क्यों कॉल किया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है मेरी बहन से, तो तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। आरू बोलती है, प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो थोड़ा सा। ये जो है, ये देख के आयुषी फ़ोन दूर कर देती है उससे और कट कर देती है, और आरू से बोलती है उसके फेस को पकड़ के कि तुम क्यों चाहते हो उससे बात करना, तुम्हें पता है ना क्यों नहीं हो रही उसकी शादी तुमसे। ये सुनकर आरू की जो है आंख भर जाती है आंसू से, बट वो रोती नहीं है। और आयुषी ये देखकर उसे बोलती है, रोना नहीं है, एकदम नहीं रोना, तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, ऐसे तुम नहीं कर सकती, और रोना है ना विदाई के वक्त रोना। ये सुनकर आरू बोलती है, तू कितनी ज़्यादा हार्टलेस है, तुम मेरी सिचुएशन समझ क्यों नहीं रही है, तू ऐसे क्यों कर रही है। ये सुनकर आयुषी बोलती है, मैंने कॉल रिसीव किया था, पता है उसने शराब पी के रखा था। सही बोलते थे उसके पड़ोसी वगैरह, जिनसे भी हमने खबर ली है, जिनसे भी उसके बारे में पूछा, सभी ने बोला कि वो एक नंबर का शराबी है, इवन तो ड्रग्स भी लेता है। ये सब जानने के बाद भी तुम्हारी शादी उससे कैसे करवा सकते हैं हम। तुम ऐसा सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ये जो जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है वो बहुत ही अच्छे लड़के हैं, उसी से तुम शादी करोगी, और भूल जाओ उस रोहन को, वो तुम्हारे सामने कुछ और बनता था और असलियत में कुछ और है। इवन तो उसके ऊपर पता है ना कि वो मॉलेस्टेशन का भी चार्ज है। ये जानने के बाद भी तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो। और वो रोने से रोकने लगती है आरू को, उसकी जो है आंसू जो है साफ करने लगती है आंखों के कोने से, ताकि आंसू बाहर ना निकले। ये सुनकर आरू बोलती है, झूठे हैं वो सभी, वो झूठ बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ ना, मैं पिछले 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी, मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता, गलत बोल रहे हैं वो लोग, पापा झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने किसी से नहीं पूछा, वो बस अपना जजमेंट बनाकर बोल दिया। उनको नहीं चाहिए कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूँ, इनसे उनकी शान छोटी हो जाएगी। ये जानकर वो झूठ बोल रहे हैं सबको, उनकी बात तुम मत सुनो। ये सुनकर आयुषी बोलती है, देखो वो हमारे पापा हैं, उन्होंने जन्म दिया है हमें, वो हमारा गलत क्यों ही सोचेंगे, अगर वो लड़का अच्छा होता तो क्यों नहीं मानते, वो मेरा नहीं मान रहे हैं क्या, मैं भी तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ, तो तुम्हारा क्यों अलग ट्रीटमेंट होता। ये सुनकर आरू बोलती है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, और वैसे भी तुम भाई के साले साहब से शादी कर रहे हो, उनके ब्रदर इन लॉ है, इवन एक फैमिली है, और इसी वजह से उन्होंने मान लिया तुम्हारी बात, अगर नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्ता बिगड़ सकता है, इसी वजह से तुम्हारा मान लिया, और ऐसा मेरे साथ नहीं है, इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आयुषी बोलती है, तुम गलत सोच रही हो, तुम अच्छे से सोचो, क्यों नहीं मानेंगे, वो हमारा कास्ट का भी है, तो मना करने का स्कोप ही नहीं है, तो तुम ये सब, तुम्हें मैं समझा नहीं सकती। ये बोलकर उसको छोड़ के दूसरी तरफ मुड़ जाती है। फिर आरू उठती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। फिर जब आयुषी घूमती है उसकी तरफ, फिर उसके गले लग जाती है और बोलती है, पापा नहीं चाहते कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूं, तुम्हारा मान लिया क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार थे, अगर नहीं मानते तो रिश्ता ख़त्म हो जाता, और अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो उनकी इज्जत चली जाएगी। ये सोच के उनकी ये बोलकर वो चुप हो जाती है और बोलती है, आयुषी बोलती है कि तो फिर तुम भाग क्यों नहीं गई। ये सुनकर आरू बोलती है, मैं कायल नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊँगी,
और मैं चाहती थी कि पापा खुद मेरे उसके साथ शादी करवाइए, खुद कन्यादान करें, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। आयुषी बोलती है, अगर पापा तुम्हारा नहीं सोच रहे तो तुम क्यों पापा का सोच रही हो, तुम भी चली जाती। ये सुनकर आयुषी की तरफ घूमती है आरू और उसके फेस को पकड़ती है और बोलती है, तुम्हारे लिए। आयुषी बोलती है, मेरे लिए, वो कैसे। ये सुनकर आरू बोलती है, अगर मैं भाग जाऊंगी तो हमारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी और तुम्हारी शादी भी टूट जाएगी। इवन तो भाई और भाभी का रिश्ता भी कैसा हो जाएगा मुझे नहीं पता। हमेशा पड़ोस वाले लोग सब ताने मारेंगे तुम्हें, और ये जानने के बाद भी मैं चली जाऊँ। ये सुनकर आयुषी बोलती है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अगर तुम उसके साथ रह कर खुश रह सकती हो तो तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मेरे लिए कुछ भी मत करो। ये बोलकर वो गुस्सा होने लगती है और आरू बोलती है कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी, तुम तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी ना मुझे, आज तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनकर आयुषी बोलती है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम प्यार में अंधी हो चुकी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो नहीं कर रही हो, तुम्हें बस वही दिख रहा है तुम्हारे आगे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हें वही उसी को देखना है तो चली जाओ, समाज को क्यों देख रही हो। अगर गाली खानी होगी तो हमें खानी होगी, अगर लोग बेइज्जत करेंगे तो हमें करेंगे, तुम्हें नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं है, पापा की परवाह नहीं है, इज्जत छोड़ ही दो, तुम इज्जत की बात तो छोड़ ही दो, अपनी लाइफ ख़राब करनी है तो चली जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो सिसकने लगती है, मतलब उसकी सांसें भारी होने लगती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है वो। ये देख के आरू परेशान हो जाती है। फिर वो जाती है एक बैग में ढूंढने लगती है कुछ, फिर वो एक अस्थमा पंप निकालती है, फिर उसे देती है, क्योंकि उसे अस्थमा था इसी वजह से उसे कंट्रोल करने के लिए पंप चाहिए होता था, उसे देती है। फिर वो सांस लेने लगती है और 5 मिनट बाद वो नॉर्मल होती है और बोलती है कि तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने देखा है ये कितने अच्छे हैं। और इवन तो भले ही उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप 2 साल का था और तुम कितने ही टाइम उसके साथ रहे हो, और पापा ने हमें बचपन से पाला है, अगर उन्होंने ढूंढा है किसी को तो वो अच्छे के लिए ही होगा ना हमारा। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो इस बात को। ये सुनकर आरू बोलते हैं, ठीक है तू अगर ठीक रहेगी ना तो मैं करूँगी शादी, प्लीज़ तू मत रो, अगर तू रोएगी तो तेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। फिर उसे पकड़ती है और बेड पर बिठाती है और बोलती है, प्लीज़ तू रो मत, मैं करूँगी इसी से शादी, मैं भागने की बात कर ही नहीं रही हूँ। तूने ये बात उठाया, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि मैं भाग के उसके साथ शादी करूँगी। वो फोर्स कर रहा है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, इसी वजह से तेरे नंबर पर कॉल कर रहा है वो। आयुषी बोलती है, उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ये सुनकर आरू बोलती है, कभी कभार मेरा बैलेंस ख़त्म हो जाता था तब मैं तेरे मोबाइल से उसे कॉल करा करती थी, वो दो या तीन बार ही होगा, इसी वजह से शायद उसके पास रह गया होगा। ये सुनकर आयुषी बोलती है, उसको मेरे नंबर का क्या ज़रूरत, उसने क्यों रखा अपने फ़ोन में, क्या ये 2-3 दिन पहले की बात है कि उसकी कॉल हिस्ट्री में रह जाएगा। ये सुनकर आरू बैठ जाती है और बोलती है, नहीं पता मुझे क्यों रखा उसने। ये सुनकर आयुषी बोलती है कि देखा, कुछ तो बैड इंटेंशन है ना, इसी वजह से मेरा नंबर रखा है उसने। ये सुनकर आरू बोलती है, शायद इसीलिए भी रख सकता है कि शादी के बाद तब वैसे भी लेना है, इसी वजह से उसे पता था कि ये नंबर तेरा है, इसी वजह से उसने सेव कर लिया। ये सुनकर आरू से बोलती है आयुषी की, तू चुप हो जा, तुझे ना अब प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी होगी, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इतना बोलती है, उसकी माँ जो है बाहर आ जाती है उसके दरवाजे के सामने और बोलती है, तुम दोनों चुप करो, बहुत सारे मेहमान हैं और मैंने तुमसे बोला था ना कि उस लड़के के बारे में सोचना बंद करो और जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है उसके बारे में सोचो। ये बोलती है और फिर 4 लड़के आते हैं और उसे जो है पीढ़ी में बिठा के लेके जाते हैं, वो वाला रस्म होने लगता है। फिर वो जाते हैं, जो दूल्हा होता है उसके अराउंड फेरे लिया जाता है, फिर जो है जयमाला होता है, जो हिंदी स्पीकर्स मतलब पंजाबी में होता है वैसा ही यहाँ पर बांग्ला में माला बदल होता है, मतलब बंगाली रिचुअल्स में माला बदल। उसके बाद जो माला बदल हो जाता है फिर आगे के रस्में होने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम रोहन को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया था और बोलता है कि वो किनसे पता नहीं उन्होंने ये खबर उनको पता चली कि मैं शराब पीता हूँ, मैं पीता था, मैं था ऐसा, मैं मानता हूँ, बट मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए, मैं एक अलग इंसान बन गया था उसके लिए। फिर भी क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। बचपन में माँ बाप चले गए, सिर्फ एक बहन थी, वो भी भाग गई किसी के साथ, और अब मैं इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ और वो भी छोड़ के चली गई मुझे, जिसके लिए मैंने अपने आप को बदला था, अपनी पूरी ज़िंदगी को बदला था, काम करना स्टार्ट किया था, पढ़ाई में फिर से ध्यान देने लगा था। मैं उसको भी खो दिया मैंने। ये मेरी लाइफ ही ख़राब है, मुझे जीना ही नहीं चाहिए, शायद मर जाऊँ तो बेहतर होगा। ये बोलकर वो तालाब के अंदर जाने लगता है। वो फुलटोनेसे में होता है और तालाब के अंदर डूबने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो सुसाइड करने का जो है हिम्मत नहीं जुटा पाता और वहाँ से उठकर चला आता है थोड़ी देर बाद और बहुत ज़ोर से सांसें लेने लगता है और वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो है शादी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी थी, उसका मांग भरा जा रहा था जिसे सिंदूरदान रिचुअल बोलते हैं। फिर उसका सिंदूरदान हो जाता है एंड वो शादीशुदा हो जाती है उस लड़के के साथ जिसके साथ उसके पापा ने शादी फिक्स करी थी। उसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो होने लगते हैं।
बंगाली ब्राइड्स और ग्रूम को जो है दोनों को ही उपवास में रहना पड़ता है। इसी वजह से शादी के थोड़ी देर बाद खाना खिलाते हैं उन दोनों को। फिर होता है बासुर रात, वहाँ पर जो है गाना वगैरह गाया जाता है, मतलब अंताक्षरी वगैरह खेला जाता है और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं वो खेला जाता है। फिर उनका खाना खाने के बाद वही गेम्स वगैरह खेलने लगते हैं और मतलब सोचने लगती है उस लड़के के बारे में जिसके बारे में उसकी शादी हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी मेच्योर था, इवन उसके पास में कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है, आरू के रिलेशनशिप के बारे में उसे पता था, जो कि आरू ने ही कहा था ताकि वो रिश्ता तोड़ दे उसके साथ। पर उसको ये सब जानने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो आरू को पसंद करता था काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब कॉलेज टाइम से वो आरू को पसंद करता था और उसने हाँ बोल दिया। उसे पहले से ही पता था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी उसने जो है उसको चेज़ करता था। मतलब ऐसा तो नहीं था, मतलब वो उसको फॉलो वगैरह नहीं करता था, बट उस पर उसे क्रश था। बट बाद में जब उसका ब्रेकअप हो गया उसके पापा की वजह से, तब इन्होंने रिश्ता भेजा था उनका। फिर उन्होंने की शादी फिक्स हुई। जो लड़का था वो था अभिषेक और उसके साथ वो पहले से आरू को पसंद करता था और आरू से उसकी शादी हुई। ऐसे जैसे उसके ब्रेकअप के बाद फिर इनकी शादी फिक्स हुई। अभिषेक ने तो वो छोड़ ही दिया था क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करती है, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर किसी को पसंद करते हैं ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं हम उनके साथ। अगर करते भी हैं तो तुम्ही में कुछ खोट है, मतलब जो करते हैं उन्हीं में खोट होता है क्योंकि उन पे खुद पे उनको भरोसा नहीं होता है कि वो अपने आप को पसंद करवा सकते हैं किसी को। मतलब अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए और अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप करने के लिए, तो ये खुद पे ही खोट दिखाता है कि हम ही कैपेबल नहीं है कि वो हमसे खुद से अट्रैक्ट हो जिन्हें हम पसंद करते हैं, ना कि हम उन पर फोर्स करें। ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बट फिर भी नहीं समझते कुछ लोग। इवन तो प्रपोजल अगर रिजेक्ट करे तो मुँह पे ऐसे फेंक दिया जाता है, या फिर रेप कमिट किया जाता है, या फिर ऐसे ही फोर्स किया जाता है शादी के लिए, अपने फैमिली द्वारा प्रेशर बिल्ड करवाया जाता है, और या फिर धमकी दिया जाता है कि मेरे साथ शादी कर लो वरना मैं छत से कूद जाऊँगा वगैरह वगैरह। ये तो फेस करना ही पड़ता है लड़कियों को। दैट इज़ नॉट ए न्यू थिंग फॉर ए गर्ल। मतलब मैंने फेस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और ने फेस नहीं किया। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। एक लड़का ज़बरदस्ती हाँ करवाने की कोशिश कर रहा था, मेरे पीछे पीछे घूम रहा था एक बार, पर मेरे भैया ने बहुत ज़्यादा मारा, फिर वो लड़का कभी नहीं दिखा मुझे। इसी वजह से लड़कियाँ हमेशा स्ट्रांग लड़कों को चूज़ करती हैं ताकि वो जो पीछे घूमते हैं ना, स्टॉक करते हैं, उनसे बच सके। अगर उसका पति स्ट्रांग होगा तो जायज़ सी बात है कि डरेगा वो तुम्हारे पीछे आने से। कहानी पे वापस आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एक शादीशुदा औरत को, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होगी, और वो किसी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर ढूंढती है, फिर उसे रोहन दिखता है और रोहन के पास जाती है वो और उसे उठाने लगती है। भैया उठो, आप क्या कर रहे हैं, आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उसे बॉटल भी दिखता है और वो देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके फेस में वो मारने लगती है हल्के हल्के से ताकि उठ जाए। उसके पीछे उसका हस्बैंड भी आ रहा था और वो भी देखता है ये कंडीशन, ये देख कर वो भी उनके पास आ जाता है और बोलता है कि शायद से हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर उसे उठाते हैं किसी तरह एक बाइक पे, बीच में जो है वो उसका हस्बैंड चला रहा था, बीच में रोहन को बिठाता है। फिर उसके जो है बाद वो औरत बैठती है, उसकी बहन, और उसे पकड़ के किसी तरह हॉस्पिटल ले जाते हैं वो लोग। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद इलाज शुरू करते हैं डॉक्टर, और वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है। उसके बाद थोड़े इंजेक्शन वगैरह देते हैं और बोलते हैं कि ये अभी सो रहे हैं और सुबह तक उठ जाएंगे। तभी काफ़ी रात हो चुकी थी, मतलब रात के 3 बज चुके थे। दूसरी तरफ जो है शादी वाले घर में, वहाँ पर सब लोग सो गए थे क्योंकि सुबह उठकर सारी रिचुअल करके विदाई भी सुबह सुबह करनी थी, बिकॉज समर के वक्त है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूप होती। विदाई के बाद बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना होगा, इसी वजह से, ताकि तब उन्हें गर्मी से फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े। इसी वजह से सुबह सुबह सारे काम करने के लिए, मतलब उन्होंने फिक्स किया था ये काम कब करेंगे, शेड्यूल किया था एक्चुअली। सुबह की सारी रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद उनकी विदाई भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोहन को, जिसकी नींद टूटती है हॉस्पिटल के बेड में, और उसकी बहन उसके सामने ही बैठी हुई थी एक स्टूल पर, और उसका जीजा जी जो है वो बाहर टहल रहे थे, मतलब इधर से उधर जा रहे थे और काफ़ी टेंशन में लग रहे थे। उसकी बहन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उठ के बैठता है, और इस मूवमेंट से जो है उसकी बहन की नींद टूट जाती है और वो खड़ी हो जाती है। फिर अपने भाई को पकड़ती है, उसके फेस को, और बोलती है भैया अब ठीक है, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी पता है, आपके जीजा जी भी कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे, आप मरने की कोशिश कर रहे थे, अब तालाब में ये बोलकर वो रोने लगती है। मतलब उसे जो है सिसकियाँ आने लगती है, और ये आवाज़ सुन के उसके हस्बैंड आते हैं और उसे पकड़ते हैं, फिर से बिठाते हैं और बोलते हैं तो फिर जो है रोहन को बोलता है कि तू मरने की कोशिश कर रहा था उस लड़की के चक्कर में जिसने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और शादी कर ली किसी और के साथ। ये सुनकर रोहन बोलता है तुम दोनों ने कभी सोचा था मेरे बारे में, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था और तुम मेरे बहन के साथ भाग के शादी कर लिया तुमने, और मेरी जो आज उसके साथ शादी नहीं हुई ना, उन दोनों का बचा भी तुम दोनों। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है आप ये कैसी बातें कर रही हो,
वो तुम्हारे साथ नहीं, उसकी शादी तुमसे नहीं हुई तो तुम हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या उसकी शादी के शौक में? ये सुनकर रोहन बोलता है, क्या तुम्हारे अलावा इस दुनिया में खून का रिश्ता मेरे किसी और के साथ नहीं है, और अगर है भी उनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है, हाँ पता है, वो हमेशा हमारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े थे, इसी वजह से हमने उनसे पूरा कट ऑफ कर लिया था। मुझे याद है, आप लेकर चले आए थे मुझे वहाँ से, पर हम कैसे बचा हुए? ये सुनकर रोहन बोलता है, हाँ और तुमने क्या किया? तुम भाग गई, वो भी मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिन दोनों को मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और तुम दोनों ने मिलकर मेरा विश्वास तोड़ा। अगर तुम दोनों ने एक बार बोल दिया होता मुझे कि तुम दोनों को शादी करनी है तो मैं मना करता क्या? ये सुनकर उसकी जो फ्रेंड होता है वो उसका सर झुक जाता है नीचे और बोलता है, माफ़ कर दे प्लीज़, मुझे लगा था कि तू नहीं मानेगा, इसी वजह से। ये बोलकर वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। रोहन बोलता है, हाँ उसके बाद मेरी हालत क्या हुई थी पता है ना? मैं शराब में डूब गया था, ड्रग्स भी लेने लग गया था, इसी वजह से जो है एक लड़की को मैंने रास्ते में छेड़ दिया था और उसने मुझ पर केस कर दिया कि मैंने मॉलेस्ट किया है उसे। बस टच कर गया था मेरा बॉडी उसके साथ, बस मैं नशे में था, इसी वजह से शायद कुछ मैंने बोल दिया था, मुझे याद भी नहीं, और वो चार्जेस अभी भी मेरे ऊपर है, मैं बेल पर हूँ। ये बोलकर वो रोने लगता है और बोलता है, ये सब जानने के बाद भी उसके पापा क्या मेरी शादी उससे करवाते? ये सुनकर जो है उसके दोस्त बोलने लगता है कि हमें पता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वो नहीं मानेंगे, पता है हमें। मैंने भी समझाने की कोशिश करी थी उन्हें, बट उन्होंने नहीं समझा और बोला कि वो इतने सारे लोगों के जो है विपरीत एक आदमी की बात क्यों माने। सही बात बोला था उन्होंने, रोहन बोलता है, और बोलता है, तुम दोनों चले जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे। वो जो सहारा बनी थी मेरी वो भी चली गई है, और क्यों मैं मरने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, वरना मैं कल ही मर जाता, और नहीं चाहिए मुझे कोई और। ये सुनकर उसकी बहन उसे गले लगा लेती है और बोलती है, प्लीज़ हमारे लिए जियो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर माफ़ नहीं करोगे तो हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम वो घर छोड़ो और हमारे साथ रहने आ जाओ, हम दोनों वैसे रहते हैं, वैसे भी उसके फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, और हमने एक बड़ा घर लिया है, वहाँ पर 3 लोगों की अच्छे से रहने की जगह हो जाएगी। जो हमारा पहला घर था वो काफ़ी छोटा है, वहाँ पर हम नहीं रह सकते, तुम आ जाओ, अगर तुम चाहते हो तो वो घर तुम्हारे नाम पर ही रहेगा, अगर चाहते हो तो हम उसे बेच भी सकते हैं। ये सुनकर रोहन बोलता है, नहीं बेचेंगे हम उसे, हमारे पेरेंट्स ने हमें वही दिया है। हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर नहीं थे, तब की बात है, उन्होंने इतना ही करके दिया हमें, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, और तुम चाहती हो कि हम उस घर को बेच दें? ये उसकी बहन बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, और वो अपने सिर को ना में हिलाने लगती है और रोने लगती है और बोलती है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस घर को आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ और बड़ा बनाओ, और शादी नहीं होगी कि आपके लिए बहुत सारी लड़कियाँ अच्छी मिलेंगी। वो उसके पेरेंट्स डिज़र्व ही नहीं करते थे आपके जैसा इंसान, वो डिज़र्व ही नहीं करती थी आपके जैसा इंसान, इसी वजह से उसकी शादी हुई है किसी और के साथ। वो भगवान ने डिसाइड किया है कि आप किसी और के साथ रहेंगे, इसी वजह से आपकी शादी उससे नहीं हुई, और उसने तो शादी करके चली भी गई, उसने तो आपकी तरफ एक बार भी मुड़ कर नहीं देखा। ये बोलकर वो पर कस के हक करने लगती है, और रोहन भी उसे हक बैक कर लेता है, मतलब उसने भी अभी उसे माफ़ कर दिया था, और उसे फिर से कोई तो चाहिए था कि उसकी ज़िंदगी का सहारा बने, क्योंकि जब कोई नहीं रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा बन जाता है। मतलब जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, जैसे कि हालत में उसने एक लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी, मतलब मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं, बस छेड़ा था, जिस वजह से उसने केस कर दिया था, और मतलब वो भी एक क्राइम ही है, बट नशे की हालत में किया था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअली नशे की हालत में उसने समझा था कि उसकी बहन उसके पास वापस आ गई, इसी वजह से उसका हाथ पकड़ने के लिए गया था, जिसको उस लड़की ने गलत समझ लिया था। बट गलत तो गलत ही होता है कि उसका हाथ पकड़ना उसके लिए गलत था, उस लड़की के लिए, बट उसकी इंटेंशन उसने नहीं देखा। पर रोहन के लिए बुरा लगता है, मुझे भी लगा, शायद से आपको भी लग रहा होगा, बट क्योंकि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसका कर्मा तो मिलेगा ना उसे, इसी वजह से चाहे आप चाहते हो करना, नहीं चाहते हो करना, फिर भी क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो। उससे किसी को अगर गलत लगता है तो आपके साथ भी कभी ऐसा ही गलत होगा, जो कोई करना नहीं चाहता बट गलत तो हुआ। जैसे उस लड़की को छेड़ना रोहन का इंटेंशन नहीं था, ऐसे ही जो आरू के पापा थे वो भी 2 प्रेमी को बिछड़ना नहीं चाहता था, बट फिर भी रोहन के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सुना, इसी बेसिस पे उन्होंने उनका जजमेंट बनाया, और उन्होंने यही फाइनल किया कि उनकी बेटी के लिए एक नशेड़ी इंसान जो लड़कियों को छेड़ता है वो कभी भी एक अच्छा आदमी नहीं हो सकता, अच्छा पति नहीं हो सकता। आप ही सोचो, क्या आप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करवाना चाहेंगे जो नशा करता है, ड्रग्स लेता है और लड़कियों को भी छेड़ता है? अगर आपको मतलब आरू के पापा गलत लग रहे हैं तो आप ये भी सोच के देखना।
और हमेशा याद रखना, भगवान अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए होता है, और अगर गलती करते हो तो सज़ा मिलनी तो अच्छी ही बात होती है, अगर आप अच्छे काम करते हो तो उसका रिवॉर्ड मिलना भी अच्छी बात होती है। अब आरू की तो लाइफ सेटल हो गई, अब हम जाते हैं रोहन की कहानी पर। रोहन अब ऐसे ही रहने लगता है अपने बहन और अपने फ्रेंड जो है, मतलब जो कि अभी उसके जीजा जी हैं उनके साथ, और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। उन्हें ये भी खबर मिलता है कि आरू की एक बेटी हुई है, और ये सुनकर जो रोहन है वो उसे थोड़ा सा तो मन में दुख होता है, बट फिर भी वो खुश होता है कि आरू अपनी लाइफ में खुश है। और फिर उन्हें थोड़ी और 2 साल बीत जाते हैं। उन्हें मतलब आरू के बारे में जो है रोहन अपना खबर रखता ही था, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो रखता ही था, वो क्या कर रही है नहीं कर रही है सब बारे में वो जो है जांच करता ही रहता था, किसी से पूछता ही रहता था। उसे पता चलता है कि जो है आरू वो किसी जॉब करने लग गई है, मतलब किसी कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई है। पहले जहाँ पर करती थी वो उसमें काफ़ी सैलरी काफ़ी कम थी, बट अभी जिसमें कर रही है उसमें उसे बहुत अच्छे सैलरी मिलने वाली है। ये सुनकर भी रोहन खुश होता है, और उसकी बेटी को भी एक दिन छुप छुप के देखने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि रोहन देखता है कि उसकी जो है आरू और उसके हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ वो घूमने आई थी, और आरू काफ़ी खुश लग रही थी उसके साथ, मतलब आरू भूल चुकी थी रोहन को, बट रोहन अभी तक नहीं भूल पाया था। वो देखकर जो है रोहन वहाँ से चला जाता है। उस दिन उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उस आदमी की जगह वो हो सकता था, अगर उसने पास्ट में अपने लाइफ में अगर ऐसा नहीं किया होता, अगर उसने नशे में धुत ना रहा होता तो ऐसा उसके साथ नहीं होता। अगर वो हमेशा से अपना एक क्लीन इमेज बना के रखता तो वो उस आदमी की जगह हो सकता था। और जब उसकी बहन देखती है कि वो ऐसे सैड रहने लग गया है, तो वो सोचती है कि आरू की लाइफ के बारे में तो उसे पता था कि वो चल रहा है कैसा, उसे भी पता चलता था, क्योंकि रोहन बोलता रहता था हमेशा कि आरू ने ये कर लिया है, आरू की वो हो गई है, मतलब आरू को बच्चा हो गया, आरू के हस्बैंड को प्रमोशन मिला, उसको बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, सब कुछ वो बताता था अपनी बहन को। और उसकी बहन को भी ये लगता था कि अगर इसी बात से खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी बात से खुश रहता है अपना, अगर जो है वो गलत भी लगता है आपको, फिर भी आप नहीं रोकते उसे। जैसे कि मैं क्या एग्जांपल दूँ, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, अपने लाइफ में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी दुखी रहती थी, बट अब कोई आ गया है और उसके बारे में चुगली करके अब खुश रहने लग गई है, तो आप रोकोगे क्या? पता नहीं कैसा सा एग्जाम्पल दे दिया मैंने, और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, ये मैंने अभी बनाया है अपने दिमाग में। ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, किसी और के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड करती है तो वो आप उसे रोको, प्लीज़ रोको। जहाँ यहाँ पर उसकी बहन उसे नहीं रोकती, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है, और वहाँ पर रोहन काफ़ी दुखी रहने लग गया था, क्योंकि वो उस आदमी की जगह रहना चाहता था, मतलब आरू के हस्बैंड की जगह रहना चाहता था, अभिषेक की जगह रहना चाहता था। फिर उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ बात करती है और बोलती है कि भैया की शादी करवा देनी चाहिए। कब तक वो उस लड़की के बारे में सोचते रहेंगे, कब तक उसके बारे में सोच के दुखी होते रहेंगे? अगर कोई लड़की इनकी लाइफ में आ जाएगी तो ये शायद से ठीक हो जाए, ये इनका मेंटल जो पीस है वो वापस आ जाए। ये सोच के जो है उसके हस्बैंड भी हाँ बोलते हैं कि ठीक है, मैं लड़की के बारे में मतलब जो है देखता हूँ, अगर कोई लड़की है तो। वो जाता है अपने ही घर, जो उसके फ्रेंड का नाम क्या रखा था, मैंने रखा ही नहीं था यार, मैं भूल गई बताना। रोहन के बेस्ट फ्रेंड का नाम रोहित होता है, और रोहित जाता है अपने ही घर। ये देख के उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और दौड़ के जाके उसे गले लगा लेती है अपनी बच्ची को, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा है, और उनकी एक बेटी भी है। वो अभी उम्र में काफ़ी छोटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसकी उम्र शायद से 25 साल है, और वो जो है रोहित वो 27 साल का है, और उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, 4.5 साल हो गए थे, और वो 4.5 साल बाद अपने घर आया था। और ये देख के उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, और उसे गले लगाने के बाद वो बोलती है कि तुझे एक बार भी याद नहीं आई अपनी माँ? तो छोड़ के चला गया अपनी माँ को उस लड़की के लिए। अगर फिर से एक बार वापस आ जाता, हमें और एक बार बनाता, तो हम मान जाते ना। तुम लोग क्यों छोड़ के चले गए? और वो लड़की कहाँ पर है? ये बोलकर वो देखने लगते हैं इधर उधर। रोहित अपनी माँ को फेस को पकड़ता है और बोलता है वो नहीं आई है, वो घर पे है, मैं बस आपसे मिलने के लिए आया था, और मुझे लगा कि आप लोगों ने माफ़ नहीं किया होगा हमें। ऐसे ही सोच के हम कभी भी नहीं आए आपके पास। वो मुझे काफ़ी बार उसने बोला, फिर भी मैं मानने के लिए राज़ी ही नहीं था कि मैं आप लोगों को फिर से फेस कर पाऊँ। उसकी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, उसके भाई ने, वो रोहित है ना, वो उसी की बहन है वो। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है रोहित तेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, उसे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। रोहित बोलता है नहीं माँ, उसे नहीं पता था, इसी वजह से उसने 3 साल से हमसे बात नहीं की। 3 साल तो नहीं, 3 साल से कम ही होगा, लगभग 3 साल से उसने हमसे बात नहीं करी। और फिर कुछ 2 साल पहले वो
हमसे बात करना शुरू किया है। वो हमारे साथ ही रहता है क्योंकि वो किसी को पसंद करता था जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो पाई। उसके पापा ने किसी और के साथ शादी करवा दिया क्योंकि वो इस दुनिया में अकेला हो चुका था और सुसाइड करने जा रहा था। इसी वजह से हमने उसे अपने साथ ही रख लिया। और मैं यहाँ पर काम से ही आया था। मैं यहाँ पर जो है एक मैरिज जो फिक्स करवाती है उनके ऑफिस में गया था, उसकी शादी करवाना है हमें। इसी वजह से उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देने थे। तो उसी बहाने बस एक झलक देखना चाहता था आप लोगों को। ये बोलकर उसकी माँ जो है इतना सुनती है और उसे फिर से गले लगा लेती है और बोलती है कि अपने माँ को छुप छुप के देखने आया था। तो ये बोलकर रोहित बोलता है कि माँ आपने तो माफ़ नहीं किया था ना, और बोला था कि कभी शक्ल मत दिखाना, इसी वजह से कभी नहीं आए हम। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है हाँ हमारी ही गलती है, तेरे पापा को देखना वो कैसे। ये बोलकर उसके हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगते हैं और उसे दिखाते हैं कि उसके पापा जो है लेटे हुए थे और उनको कुछ डिजीज़ हो गया था जिस वजह से बस 2-3 महीने ही वो जिंदा रहने वाले थे। ये देख के रोहित काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि पापा आपके साथ ये क्या हुआ, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया ना, मैंने आप लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरी ही गलती है। ये बोलकर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। वहाँ पर आती है उसकी बहन और उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, अपने आप को क्यों मार रहे हो तुम, अपने प्यार से शादी करना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तुम अपने आप को क्यों सज़ा दे रहे हो। और देखो ना जिनको मिलता है उनको कदर नहीं होती। ये बोलकर वो अपना जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके और वो उसे गले लगा लेती है। और गले लगाने के बाद रोहित बोलता है कैसी हो तुम बहन। ये बोलकर जो है वो लड़की बोलती है अच्छी हूँ, तू कैसा है। ये बोलकर रोहित बोलता है कि तेरी आदत अभी तक नहीं गई ना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, आप बोलना चाहिए तुझे मुझे, बट तू अभी तक तू बोल रही है। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, उसकी बहन बोलती है कि नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी तुझे आप, तू हमेशा तू ही रहेगा मेरे लिए। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू और होठों पे मुस्कुराहट आ गई थी। बट ये उसके बाद हक ब्रेक करते हैं वो दोनों और वो उसकी बहन बोलती है कि देख लो पापा को क्या हो गया, डॉक्टर ने बोला कि। ये बोलकर वो चुप हो जाती है क्योंकि वो अपने पापा के सामने ये सब नहीं बोलना चाहती थी। और रोहन को उसके पापा देखते हैं, मतलब उनकी आंखें जो है बंद ही थी, बट कभी कभी वो उनको जो है खोलते थे, मतलब बहुत देर तक वो आंखों को खोल भी नहीं रख पाते थे, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और वो रोहन को देखकर बोलते हैं कि कौन है ये, कि उसके पापा को जो है भूल ही गए थे वो सबको, उनको बस अपनी बेटी और अपनी वाइफ ही याद थी, बिकॉज वो दोनों वहाँ पर ही रहते थे क्योंकि रोहित नहीं रहता था, इसी वजह से रोहित को वो भूल गए थे। ये देखकर जो है वो बेड पे बैठ जाता है रोहित और अपने पापा को बोलता है पापा मैं हूँ आपका बेटा। ये बोलकर वो उनके हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं मेरा बेटा वो तो चला गया था हमें छोड़कर और वापस आ गया, क्यों गया था। ये बोलकर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये उसके बाद वो तीनों बाहर आते हैं उस कमरे से और एक नर्स थी हमेशा उनका ख्याल रखने के लिए। उनका एक छोटा मोटा सा बिजनेस था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट फिर भी जो है अच्छा खासा कमाई आ जाता था उससे। उसकी बहन वही हैंडल कर रही थी और जो रोहित है वो जॉब करता था बाहर क्योंकि वो घर से चला गया था, इसी वजह से वो बिज़नेस पे मतलब अभी कुछ भी नहीं कर रहा था, उनके बिज़नेस को पूरा उसकी बहन ही चला रही थी। उसकी माँ उसको ले जाती है एक दूसरे कमरे में और बिठाती है, पीछे पीछे उसकी बहन भी आती है और बोलती है कैसे हो तुम और भाभी कैसी है पूछने लगता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी भाभी, वो जो मेरा फ्रेंड था ना रोहन, उसकी बहन है तुम्हारी भाभी। ये सुनकर वो बोलती है सच्ची, रोहन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मुझे याद है। ये सुनकर बोलता है तुमने अभी तक उसे भैया नहीं बोला, तुम हमेशा उसके नाम से ही क्यों बुलाती हो, और मुझे तू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो तुम। ये बोलकर उसके सर में हाथ से धीरे से टपली मारता है और ये उस जगह पे हाथ से वो जो है सहलाने लगती है और बोलती है भाई तू भी ना मुझे मार क्यों रहा है। ये बोलकर वो बोलता है कि तू नहीं सुधरेगी कभी, तो मार तो पड़ेगी ना। ये सुनकर जो है उसकी बहन बोलती है कि मैं उसे क्यों भैया बुलाऊं, और तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कुछ भी बुला सकती हूँ, और ना ही हमारा बाप से ना ही माँ से मैं उसे भैया बुलाऊँ ही क्यों। ये सुनकर जो है रोहित बोलता है कि मैं तेरे लॉजिक का जवाब नहीं दे सकता, अब तो बुला सकती है ना, तेरी भाभी की भाई है वो, तो तेरा भी भाई हुआ। ये सुनकर जो उसकी बहन है वो बोलती है कि उस हिसाब से अगर वो मेरा भाई हुआ उस हिसाब से तो आप भी भाभी के भाई हो गए। ये सुनकर जो है वो दौड़ने लगती है और उसका भाई उसके पीछे दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए। उसकी माँ उसके लिए पानी और जो मिठाई वगैरह थोड़ी बहुत वो लेके आते हैं ताकि वो ले सके, मतलब मिठाई दी जाती है जब आप कहीं पर जाते हो वहाँ पर, तो तब उन्हें देखते हैं ऐसे लड़ाई करते हुए। ये देख के उन्हें याद आता है कि पहले जब उसने भाग के शादी नहीं की थी तब ही इन दोनों पे ऐसे ही लड़ाई होती थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है
भैया आए नहीं कि आते ही शुरू हो गए तुम दोनों। ये बोलकर वो प्लेट रखती है एक टेबल में और बोलती है कि खा खा लो, उसके बाद लड़ाई करना। उसके बाद वो दोनों आके खाने लगते हैं सेम प्लेट से जैसे बचपन में खाया करते थे। क्या आप भी अपने भाई या बहन के साथ प्लेट शेयर करते हैं, या फिर होते हैं खाने के एक निवाले के लिए घमासान युद्ध, जैसे मेरी और मेरी बहन की होती है? यार मैं कुछ खाने के लिए लाऊं या फिर खुद निकालूं प्लेट में तो उसको हमेशा चाहिए आधा। अरे यार अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद बना लो ना यार, बनाना नहीं है। आलसी, एक नंबर का आलसी। दुनिया में अगर कोई आलसियों का कंपटीशन होता है ना तो वही जीतती। आई एम श्योर। कहानी पे वापस आते हैं, जहाँ पर खाते खाते रोहित बोलने लगते हैं, अपनी सिस्टर के साथ बातें करने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया था। वो बताता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना रोहन, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी ब्रेकअप हो गई एंड उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी भी हो गई और वो अभी तक मूव ऑन भी नहीं कर पाया और उसके बच्चे भी हो गए। ये सुनकर जो उसकी बहन है वो खाना रोक देती है और बोलती है आगे। उसके बाद रोहित बोलता है कि इसीलिए मैं उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनकर बोलती है लड़की क्यों ढूंढ रहे हो? ये सुनकर जो रोहित है उसका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब था कि तुम तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, मतलब अजीब सी रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसे वाला रिएक्शन था। उसके बहन के हाथ में जो खाना था वो प्लेट में रख देती है, फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने भाई के कंधे को पकड़ती है और मुस्कुराते हुए बोलती है भाई वो ना मुझे पसंद है, आप किसी और की शादी उसके साथ ना करवाइए, मेरी करवा दे प्लीज़। ये बोलकर वो बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखने लगता है अपने भाई की तरफ। ये सुनकर रोहित बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ये सुनकर उसकी बहन हामी भरती है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला इस बारे में कभी? ये सुनकर वो बोलती है, मतलब उसे छोड़ देती है और बोलती है कि तुम जब भाग गए ना उसके बाद से कभी आए ही नहीं वो घर पर, तो कैसे बताती? इसी वजह से तो मुझे उनको भैया बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम उनकी ज़बरदस्ती करने लगते हो, भैया बोलो भैया बोलो। क्यों बोलो भैया? वो तो मेरे सैया बनेंगे ना। ये बोलकर वो अपने ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है। फिर चुटकी मार के रोहित उसे वापस लाता है। फिर बोलता है ठीक है मैं कुछ बात करता हूँ, माँ से बात करता हूँ। उसके बाद खाना हो जाता है और उसकी माँ किचन में होती है, कुछ काम कर रही होती है। वो पीछे से जाता है और अपने माँ को पीछे से हग कर लेता है। उसके बाद वो बोलती है कि आज बड़ा प्यार आ रहा है दोनों भाई बहनों को। ये सुनकर वो बोलता है माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये सुनकर रोहन को उसकी मम्मी बोलती है क्या बात करनी है? फिर सब कुछ वो रोहन अपनी मम्मी को बोलता है। ये सुनकर उसकी मम्मी भी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं है, घर में ही शादी हो रही है, फिर वो तुम्हारे साथ रहेगी कि हमारे साथ रहेंगे? क्योंकि ये इतना बड़ा घर बस पड़ा रह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा, तो तुम चारों ये शिफ्ट हो जाओ, वो घर जमाए रह लेगा और तुम वैसे भी नियम के हिसाब से तो लड़की लड़के के घर आती है ना, तो आ जाओ तुम दोनों, मतलब तुम तीनों ही उन दोनों को लेके आ जाओ, फिर करवाते हैं शादी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और किचन के बाहर के जो किचन में जो डोर था उसके बाहर से सुन रही थी उसकी बहन सब कुछ। ये सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में बोलती है यस यस यार फाइनली मम्मी मान गई। और वैसे भी वो एक दिल टूटा आशिक है, अगर थोड़ी दिन बहुत अच्छे से रखूँगी ना तो वो उसे भूल जाएगा और मैं भुला दूँगी उसे। ये सोचकर कुछ दिन बाद शादी भी हो जाती है उनकी। पहले रोहन काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखा रहा था और एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और मैं तो नाम बताना ही भूल गई इसकी। ये कौन है? मुझे पता है आप में से जो काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले इंसान हैं और मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं या फिर 2-3 वीडियो से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कौन है वो। और कौन? शगुन। उसके साथ उसकी शादी होने के बाद वो उनके घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद जो है उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिस वजह से शगुन काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। रोहन उसे काफ़ी ज़्यादा सहारा देता है और वो दोनों भी काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं। हम देखते हैं 5 साल बाद इनका एक 3 साल का बेटा होता है और 1 साल की बेटी, और उसकी बहन की भी एक 5 साल का बेटा हो चुका होता है। मतलब 5 साल, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, 4.5 साल का, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी उस वक्त जब उनकी शादी हो रही थी। और एक बार फिर से मिलते हैं आरू एंड रोहन एक साथ, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखकर बस मुस्कुराते हैं और अपने फैमिली को के साथ एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं। तो यही तक थी आज की कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी। ज़िंदगी किसी एक के जाने से ख़त्म नहीं होती और किसी एक के आने से स्टार्ट भी हो सकती है और काफ़ी खूबसूरत भी हो सकती है, जैसे इन दोनों के साथ हुआ है। तो एक रिलेशनशिप में अगर आप गिव अप करते हो तो नया वाला आपके लिए वेट कर रहा है, उसके लिए जो है प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक के जाने से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर एंड पर एक नया स्टार्टिंग होता ही है। हर एक चीज़ की एंड होती है, फिर एक नई स्टार्टिंग होती है। तो जो चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से उनको एंड कर दो और जो आने वाले हैं उनको वेलकम करो और हैप्पी रहो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आप भी रोहन की तरह दिल टूटे आशिक की तरह रहने लग गए, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि शादी कर लो या फिर कोई दूसरा ढूंढ लो, क्योंकि एक अगर चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है। उसकी शादी हो चुकी है तो और भी वापस नहीं आने वाला, और जो चला गया है उसे वापस लाना भी नहीं चाहिए। अगर साथ रहना ही होता तो तभी वर्कआउट कर जाता, बट नहीं किया तो नहीं होगा, तो गिव अप कर ही देना चाहिए। और बस
एंड करती हूँ वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और ऐसी स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।